वैसे यार जितनी तुम्हारी नाम की दहशत थी तुम्हें देखकर मिट्टी में मिल गई, तैमूर ने कहा। वो शायद बहुत पहले होश में आ चुका था और जफ़र की तमाम गुफ्तगू ये भी सुनता रहा था। तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, जफ़र ने इस्तज़ाइया अंदाज में कहा। मेरी दहशत का नमूना तो तुम अभी खुद अपनी आंखों से देखोगे। ये कहकर जफ़र बावकार अंदाज में चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। खान और राजा मुझे यूं घूर रहे थे जैसे आंखों के जरिए मुझे मोम की तरह पिघलाएंगे। फिर राजा आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना? मैं तुम्हारी सब शहज़ोरी अभी खाक में मिला दूंगा। हाथ पैर बंधे हों तो कोई नाजुक अंदाम लड़की भी दावा कर सकती है, और तुम तो खैर चीज़ क्या हो। मैंने तो तुम्हारे चैंपियन खान को खारिज ज़दा कुत्ते की तरह मारा है। मैं अपनी गुफ्तगू से इन लोगों को मुश्तइल करना चाहता था। इंसान मुश्तइल हो तो इसकी अक्ल भी खबत हो जाती है। मेरी तवक्का के आन मुताबिक राजा की अक्ल भी खबत हो गई। इसने चीख कर अपने साथियों से कहा, खोल दो इसे, मैं भी देखूँ ये कितने पानी में है। जफ़र साहब ने कहा था। मैं जानता हूँ जफ़र साहब ने क्या कहा था। राजा ने अपने एक साथी की बात काट दी। तुम क्या समझते हो ये अपने कदमों पर खड़ा रहने के काबिल होगा? क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते? खोल दो इसे और तुम लोग सिर्फ तमाशा देखो, राजा ने नखवत से कहा। एक आदमी आगे बढ़कर मेरी बंदिशें खोलने लगा। मेरे हाथ पांव आज़ाद हुए तो लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिली, वरना मैं तो ज़हनी तौर पर अपाहिज होने को भी तैयार हो गया था। जफ़र जो कुछ कहता था वो करता ज़रूर था। हाथ पांव खुलते ही मैंने गैर महसूस अंदाज में अपना बगली होलिस्टर टटोला, मगर वो लोग पहले ही अच्छी तरह तलाशी ले चुके थे। तलाशी लेने के बाद ही मुझे बांधा गया था। मैंने चंद हल्की हल्की एक्सरसाइज की, फिर मुझे अपने जिस्म में शिद्दत से तवानाई की कमी का एहसास हुआ। मेरा सर फोड़े की तरह दुख रहा था और सर में धमाके हो रहे थे। राजा के दूसरे साथी कमरे से बाहर निकल गए थे। शायद वो बॉस की हुक्म अदोली से खौफज़दा थे। जफ़र ने मेरे हाथ पांव खोलने का हुक्म नहीं दिया था, मगर वो राजा का हुक्म मानने पर मजबूर थे। मुझे अंदाज़ा था कि राजा किसी गेंडे की तरह सख्त जान है। वो तहकीर आमेज़ अंदाज में मुझे यूँ देख रहा था जैसे कोई बुजुर्ग किसी बच्चे को इसकी किसी खता पर सजा देने वाला हो। राजा अचानक कमरे में जफ़र की करख्त आवाज़ गूंजी। ये क्या हो रहा है? इसने मुझे चैलेंज किया है राजा को। अहमक हो तुम, जफ़र ने इसकी बात काट दी। मैंने तुमसे कहा था कि इस रकम के बारे में मालूम करो, तुमने ये नया तमाशा शुरू कर दिया। खान में तो खैर अकल की कोई चीज़ नहीं है, मगर तुम तो अकल रखते हो। जफ़र का लहजा तलख था। इसने इतनी बकवास की है बॉस कि मुझे गुस्सा आ गया। राजा ने सर झुकाकर कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब इसके पैर बांधो और इससे रकम के बारे में पूछो। मैंने तुम्हें 2 घंटे की मोहलत दी थी, इसमें से आधा घंटा गुजर चुका है। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं यहीं मौजूद हूँ, मगर इंटरकॉम पर मुझे डिस्टर्ब मत करना। 1.5 घंटे बाद मुझे रिपोर्ट चाहिए। ये कहकर वो बाहर निकल गया। जफ़र के बाहर निकलते ही खान अंदर आ गया। इसके साथ 2 आदमी और थे। राजा समेत इन चारों ने मिलकर मुझे दोबारा रस्सी से बांध दिया, मुझे कुर्सी से बांध दिया। मुझे बांधने के बाद वो तीनों बाहर निकल गए। शायद जफ़र ने खान को राजा की मदद के लिए भेजा था। खान और इसके साथी होते तो मुमकिन है मैं राजा से भिड़ जाता, मगर ये मौका ही ज़ाया हो गया था। मैंने देखा तैमूर, सिकंदर और नज़ीर के चेहरे बुझ कर रह गए थे। शायद वो भी पुरुमीद कि मुमकिन है अब यहाँ से खलासी की कोई सूरत निकल आए। राजा आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा और मेरे मुंह पर चट्टाक से थप्पड़ रसीद कर दिया। तौहीन के एहसास से मेरा पूरा जिस्म सुलगने लगा। मुझे यकीन था कि इस भरपूर थप्पड़ से मेरे चेहरे पर इसकी उंगलियों के निशान सबत हो गए होंगे। ये इब्तदाई थप्पड़ था। राजा ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, मैं अगर चाहूँ तो सिर्फ थप्पड़ों ही से तुम्हारा चेहरा मसक कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये खूबसूरत चौकट्टा बिगड़ने न पाए। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए हो गए। इसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे बता दो कि वो रकम कहाँ है। कर चुके बकवास, मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा। अगर तुम बहरे नहीं हो तो एक दफ़ा फिर मैं अपनी बात दोहराए देता हूँ। वो रकम ग्लोरिया के कब्जे में है और ग्लोरिया कई हफ्ते से गायब है। राजा ने मायूसी से सर हिलाया और बोला, इसका मतलब है कि तुम वाकई अपना चेहरा बिगड़वाना चाहते हो। मुझे जो कुछ कहना था कह चुका, मैंने जवाब दिया। अब तुम चेहरा बिगाड़ दो या मेरे टुकड़े कर दो, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। मेरी बात सुनकर राजा यूँ मुस्कुराया जैसे किसी बच्चे ने कोई अहमकाना बात कर दी हो। फिर वो लहजा बदल कर बोला, अब मैं सिर्फ तुम्हें 2 मिनट दूंगा, इसके बाद जुबान से भी कुछ नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम जैसे लोगों को कैसे दुरुस्त किया जाता है। ये कहकर वो अपनी घड़ी देखने लगा। कमरे में गंभीर खामोशी तारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई ज़ीरू मौजूद ना हो। 2 मिनट गुजरने के बाद राजा ने बुलंद आवाज़ में अपने एक साथी को आवाज़ दी, जान मोहम्मद। वो शायद दरवाजे के पास ही मौजूद था। इसकी आवाज़ सुनते ही अंदर आ गया। इसे उल्टा लटका दो, इसने मेरी तरफ इशारा करके हुक्म दिया।
जान मोहम्मद ने फौरन ही कमरे के कोने में पड़ा हुआ मजबूत सा रस्सा उठाया और वहाँ रखी हुई मेज़ पर चढ़कर इसे छत के वस्त में लगे हुए हुक में डालने लगा। इस हुक में एक चरखी भी मौजूद थी, शायद ये इनका टॉर्चर सेल था। वहाँ अजियत रसानी के मुख्तलिफ आलात मौजूद थे, लकड़ी के तख्ते, लोहे की बाल्टियाँ, जंजीरें, चमड़े की चाबक, मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े डंडे और लोहे की ऐसी सलाखें जैसे अमूमन सीख कबाब वालों के पास होती हैं। पहले मैंने कमरे का इतनी तफसील से जायज़ा नहीं लिया था, ले भी नहीं सकता था, क्योंकि इन लोगों ने पहली दफ़ा तो मेरा सर भी कुर्सी की पुश्त से इस अंदाज में बांधा था कि मैं इसे हरकत नहीं दे सकता था। इस मरतबा वो मेरा सर बांधना भूल गए थे। वो कुर्सी भी मखसूस किस्म की थी, इसमें एंगल, आयरन और फौलादी चादरें इस्तेमाल की गई थी। इनके पायों और बाजुओं पर चमड़े की बेल्ट्स भी मौजूद थी, मगर शायद वो लोग मुझसे इतने खौफज़दा थे कि उन्होंने बेल्ट्स को नाकाफ़ी समझते हुए मुझे मजबूत रेशमी डोरी से जकड़ा था। मुझे उम्मीद थी कि जान मोहम्मद उल्टा लटकाने के लिए मुझे फिर खोलेगा और ये मौका मैं ज़ाया नहीं करूँगा, मगर वो भी एक ही काइयाँ था। इसने रस्से को चरखी में डालने के बाद मुझे खोलने से पहले सिर्फ मेरे पाँव खोले और छत में लगे हुए रस्से को एक सिरे से मजबूती के साथ बांध दिया। पाँव बांधने के बाद इसने मुझे कुर्सी से आज़ाद किया और इंतहाई महारत और फुर्ती से रस्से का दूसरा सिरा खींच लिया। देखते ही देखते मैं चमगादड़ की तरह छत से लटक गया। उल्टा लटकने से मेरे सर की जोड़ में ठेसें सी उठने लगी। राजा ने एक मरतबा फिर घड़ी देखी और ख़ुद कलामी के अंदाज में बोला, सिर्फ 1.25 घंटा रह गया है बॉस को रिपोर्ट देने में। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, देखो कामरान, अब भी वक्त है, ये 1.25 घंटा भी गुजर गया तो बॉस तुम्हें खान के हवाले कर देगा। और तुम जानते ही हो कि खान कितना जंगली है। तुम ये भी जानते हो कि बॉस को जिन लोगों से अपनी दी हुई रकम मौसूल नहीं हुई वो इन्हें भी ठिकाने लगा देता है। ये रकम तो फिर किसी और की है, क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे? वो रकम तुम्हारी जान से तो ज़्यादा नहीं है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस इसकी आंखों में आंखें डाले इसे घूरता रहा। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मैदा हलक में आ गया हो, मगर मैंने राजा को अपनी कमज़ोरी का एहसास नहीं होने दिया। इसने फिर मायूसी से सर हिलाया जैसे वो बादल नखास्ता मुझ पर तशद्दुद करने वाला हो। फिर इसने अचानक मेरे मुंह पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं पेंडुलम की तरह झूलता हुआ कमरे के दूसरे सिरे की तरफ चला गया। इस तरफ जान मोहम्मद मौजूद था। इसने भी थप्पड़ मार के मुझे दोबारा राजा की तरफ रवाना कर दिया। 2-4 बार यही अमल दोहराने के बाद राजा ने मेरे शाने पकड़े और मुझे फिरकी की तरह घुमाने लगा। बल खाने से रस्सी में तनाव पैदा होने लगा। जब रस्से में मजीद घूमने की गुंजाइश न रही तो इसने अचानक मुझे छोड़ दिया। रस्से के बल तेज़ी से खुलने लगे और मैं लट्टू की तरह गर्दिश करने लगा। मेरा सर पहले ही चकरा रहा था। घूमने की वजह से सर के चक्रों में शिद्दत पैदा हो गई। मेरी तबीयत मालिश करने लगी और मतली की सी कैफियत पैदा हो गई। फिर अचानक मुझे उल्टी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उल्टी के साथ मेरा मैदा और आंतें भी बाहर आ जाएंगी। जान मोहम्मद राजा ने कहा, नूरे से कहो यहाँ की सफाई कर दे, वरना मैं यहाँ नहीं ठहर सकूँगा। फिर वो घड़ी देखकर मुझसे मुखातिब हुआ, अब भी 1 घंटा, इस 1 घंटे में तुम्हें इतनी अजियत पहुँचाई जाएगी कि तुम अपना नाम लेना भी भूल जाओगे। इस दौरान में एक शख्स वहाँ आकर सफाई करने लगा। मैंने भी सोचा कि फौरी तौर पर ये जान छुड़ाने को मैं इसे रकम का कोई फर्जी पता बता दूं। जब तक ये लोग वहाँ जाकर तस्दीक करेंगे, इस वक्त तक मुझे कुछ वक्त मिल जाएगा। मैं जानता था कि ये एक जुआ है। अगर मेरे बताए हुए पते पर इन्हें रकम न मिली तो ये लोग मुश्तिल होकर मेरी जान भी ले सकते हैं। बहरहाल मैंने वो जुआ खेलने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि मरना तो यूँ भी है, तो क्यों ना एक आखिरी कोशिश और कर ली जाए। कमरे की सफाई हो गई तो राजा एक मरतबा फिर मेरे पास आया और बोला, मैं तो तुम्हें बहुत सख्त जान समझता था, मगर तुम तो एक ही चक्कर में नीम मुर्दा हो गए। दूसरा मरहला इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। अब भी वक्त है, बताओगे या मैं दूसरे मरहले पर अमल करूं? मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं, मगर मुझे पहले इस अजाब से तो छुटकारा दिलाओ। मेरे साथियों ने हैरत से मेरे मुंह की तरफ देखा। इनके चेहरों पर हैरत से ज़्यादा सदमे के तासुरात थे। शायद इन्हें तवक्का नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम कर लूँगा। ख़ास तौर पर तैमूर तो बहुत दिल गिरफ्तार नजर आने लगा। जान मोहम्मद, राजा ने कहा, इसे नीचे उतार दो और पानी पिलाओ। जान मोहम्मद ने रस्से का दूसरा सिरा ढीला किया तो मैं धप से फर्श पर आ गिरा। इसने रस्सा ढीला करने के बाद इसका दूसरा सिरा दोबारा दीवार में लगे एक हुक से बांध दिया। फर्श पर गिरने से मेरे कांधे और कमर में शदीद चोट आई। मैं बेदम सा होकर पड़ा रहा। इस वक्त वाकई मुझ में हिलने की सकत भी नहीं थी। चंद मिनट में यूं ही पड़ा रहा। जान मोहम्मद पानी का जग और गिलास ले आया। इसने पानी का भरा हुआ गिलास मेरे होंठों से लगा दिया। मैंने लेटे लेटे पानी पीने की कोशिश की, मगर फिर हिम्मत करके उठ बैठा और एक ही सांस में सारा गिलास पी गया।
बाज़ औक़ात सादा पानी भी आबे हयात साबित होता है। पानी पीकर मुझे यूँ लगा जैसे मेरी खोई हुई तवानाई बहाल हो रही हो। जब मेरी हालत कुछ संभली तो राजा ने पूछा, हाँ बताओ रकम कहाँ है? तुम्हें वो फ्लैट तो याद होगा जहाँ तुम्हारे आदमियों ने अकबर की रिहाई के लिए दावा बोला था। मैंने गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा, हाँ मुझे मालूम है कि वो फ्लैट कहाँ है। राजा ने जवाब दिया, रकम इसी फ्लैट के एक बेडरूम में रखी हुई है। मैंने जवाब दिया। राजा झिंझिलाकर बोला, क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? इतनी बड़ी रकम तुम इस फ्लैट में छोड़ोगे? असल बात तो यही है। मैंने हंस कर कहा, कोई चीज़ छुपाना हो तो इसे ऐसी जगह छुपाओ कि ढूंढने वाला इस पर तवज्जो ही न दे। जाहिर है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, मगर तुम पहले इसकी तस्दीक कर लो। यहाँ से गुलशन इकबाल जाने और आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। राजा ने कहा, इस वक्त हम सुपर हाईवे पर कराची से तकरीबन 40-45 किलोमीटर के फासले पर हैं। मैं अपने आदमियों को वहाँ भेज तो दूंगा, लेकिन अगर ये इतला गलत निकली तो बॉस तुम्हें अपने हाथ से गोली मार देगा। वो धोखा देने वालों का शदीद दुश्मन है, हालांकि वो खुद सारी दुनिया को धोखा देता है। मैंने हंस कर कहा। मेरी हालत अब काफ़ी संभल गई थी। जान मोहम्मद, राजा ने कहा, इसे दोबारा कुर्सी से बांध दो और दुक्की को लेकर वहाँ चले जाओ। इस दौरान मैं गैर महसूस तरीके से वही रस्सा मैंने दोनों हाथों में थाम लिया था जो मेरे पैरों में बंधा था। तुम इसे बांधो, मैं बॉस को इतला देकर आता हूँ। राजा ये कहकर जाने के लिए मुड़ा, जिसने अचानक जकंद भरी और इसी रस्से में लटक गया जिससे मेरे पैर बंधे हुए थे। फिर मैंने जोरदार स्विंग ली और राजा को साल लेता हुआ कमरे के दूसरे सिरे की तरफ चला गया। रस्से का दूसरा सिरा दीवार में पेबस्त हुक से बंधा हुआ था, इसलिए मैं अब भी पूरी तरह आज़ाद नहीं था। मैंने रस्सा चूँकि कुछ ऊपर से पकड़ा था, इसलिए मेरे कदम ज़मीन से नहीं लग रहे थे। मेरे पैर बंधे हुए थे, इसलिए ज़मीन से लग भी जाते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। राजा इस अचानक अफ्तादा से दहशत ज़दा हो गया। मैंने फुर्ती से रस्सा इसकी गर्दन में डाला और इसे लिए हुए कमरे के दूसरे सिरे तक चला गया। वो अगर बर वक्त मेरे बंधे हुए पैरों के दरमियान अपना एक पाँव न फंसाता तो रस्सी के फंदे से इसकी मौत वाक़ई हो जाती। अगर मेरे पैरों की सपोर्ट न होती तो फांसी पाने वाले मुजरिमों की तरह इसकी गर्दन लंबी हो जाती। मैंने चश्मे ज़दन में इसका रिवॉल्वर निकाल लिया और इसकी कनपट्टी पर रखकर जान मोहम्मद से कहा, अगर तुम्हारे मुंह से आवाज़ निकली या तुमने कोई हरकत की तो याद रखो राजा का भेजा तोड़ेगा ही, तुम्हारी भी खोपड़ी सलामत नहीं रहेगी। जान मोहम्मद अपनी जगह साकित हो गया। वो फटी फटी आंखों से मुझे यूं देख रहा था जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। इसे शायद तवक्का नहीं थी कि मुझे ऐसा नीम जान शख्स जो शिकस्त कबूल करने के बाद सब कुछ बताने पर आमादा हो गया था, वो ये हरकत भी कर सकता है और राजा जैसे आदमी को इसके फंदे में लटका सकता है। मुझे यकीन था कि जान मोहम्मद के पास रिवॉल्वर ज़रूर होगा। मैंने इसे कहा, अपने दोनों हाथ सर पर रखो और मेरे नज़दीक आ जाओ। जान मोहम्मद रोबोट की तरह सर पर हाथ रखे मेरे पास पहुंचा। मेरे दाएं हाथ में राजा का रिवॉल्वर था जिसे इसकी कनपट्टी से लगा रखा था। अगर रिवॉल्वर इसकी कनपट्टी पर न होता तो शायद वो यूँ आसानी से बेबस न होता। मैंने जान मोहम्मद से कहा कि मेरी तरफ पुश्त कर लो। इसने मेरे हुक्म की तामील की, मेरी तरफ पुश्त कर ली। मैंने इसकी तलाशी लेना चाही मगर ऐसा करना मुमकिन नहीं था क्योंकि मैंने बाएं हाथ से रस्से को थाम रखा था। अगर मैं रस्सा छोड़ता तो न सिर्फ खुद ज़मीन पर गिरता बल्कि राजा भी आज़ाद हो जाता। मैंने अचानक रिवॉल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से जान मोहम्मद के सर पर दे मारा। वो लहराया और कटे हुए दरख्त की तरह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। फिर मैंने यही हशर राजा के किया। वो बेहोश होकर रस्से में झूल गया। मैंने इसकी गर्दन के गिर्द रस्से का एक और बल दिया और इसके पैर अपने पैर के दरमियान से निकाल दिए। वो बेहोशी के दौरान में भी पूरी तरह तड़पा, शायद वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। फिर इसकी आंखें हल्कों से उबल पड़ी और मुँह से झाग बहने लगी। मैंने कान लगाकर इसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की मगर वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। मैंने बमुश्किल तमाम इसे रस्से से आज़ाद किया तो वो भी जान मोहम्मद की तरह मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा। इसके गिरने के बाद मैं भी नीचे उतरा है। रस्सा इतना ढीला था कि मैं इत्मीनान से ज़मीन पर बैठकर अपने पैर खोल सकता था। मुझे बस ये खदशा था कि इस दौरान में ज़फ़र का कोई आदमी अंदर ना आ जाए, वरना सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा और जान तो खैर जाएगी ही। मैंने फुर्ती से अपने पैर खोले और आज़ाद होते ही सबसे पहले कमरे का दरवाज़ा अंदर से बोल्ट कर लिया। फिर मैं अपने साथियों की तरफ मुतवज्जा हुआ और बारी बारी इन तीनों को खोल दिया। तलाशी लेने पर जान मोहम्मद की जेब से भी रिवॉल्वर बरामद हुआ। मैंने वो रिवॉल्वर तैमूर के हवाले कर दिया। नज़ीर और सिकंदर हंसने लगे। इनके रिवॉल्वर पहले ही छीन लिए गए थे। इन दोनों ने वहाँ पड़े हुए डंडों में से एक एक मजबूत डंडा उठा लिया। कुछ न होने से वो डंडे बहरहाल गनीमत थे। कामरान साहब, सिकंदर ने कहा, आपने तो वाकई कमाल कर दिखाया। मेरी तारीफ़ और तौसीफ़ को किसी और वक्त के लिए उठा रखो। मैंने हंस कर कहा, फ़िलहाल यहाँ से निकलने की कोशिश करो। हम लोग वाकई कराची से इतने फासले पर हैं या राजा मुझसे ब्लफ कर रहा था। बहरहाल देखते हैं। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, ये जहन में रखना कि अभी इनके 5 आदमी मजीद बाहर मौजूद हैं। मुमकिन है ज़फ़र के पास मजीद आदमी हों मगर फ़िलहाल हमें 5 आदमियों से निमटना है। हम सब दबे पाँव दरवाजे की तरफ बढ़े। मैंने दरवाजे की चटखनी खोलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की
मगर मालूम हुआ कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। अचानक सिकंदर ने जान मोहम्मद के लहजे में कहा, ओए खान दरवाज़ा खोल यार। ओए कभी तो कहता है कि दरवाज़ा बाहर से बंद कर लो, कभी कहता है खोलो। खान बिड़बिड़ाया और दरवाज़ा खोल दिया। हम सब खुले हुए दरवाजे के पट की आड़ में खड़े हो गए। ओए अब क्या हो गया? खान झिंझिलाकर बोला, बाहर क्यों नहीं निकलता? फिर दरियाफ्ते हाल के लिए इसने आगे बढ़कर अंदर झांकने की कोशिश की। सिकंदर ने पूरी कुव्वत से डंडा इसके सर पर दे मारा। वो लड़खड़ाया और अंदर आ गिरा। सिकंदर इसकी तरफ से मुतमईन होकर आगे बढ़ा, मगर मैं जानता था कि खान इतनी जल्दी बेहोश होने वालों में से नहीं है। मैंने रिवॉल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से इसकी खोपड़ी पर दे मारा। ज़रब इतनी शदीद थी कि कोई दूसरा आदमी होता तो इसकी खोपड़ी चटक जाती, मगर इसका सर महफूज था। मगर मुझे यकीन था कि कम से कम 2 घंटे तक वो होश में नहीं आएगा। अगला मरहला वहाँ से निकलने का था। अचानक मुझे अकबर का ख्याल आया। वो भी इसी कमरे में बंधा हुआ फर्श पर पड़ा था और बेखबर सुराहा था। मैंने इसके हाथ पाँव खोले तो वो बेदार हो गया। कौन है वो? घबरा कर बोला। घबराओ मत, मैं हूँ कामरान। मैंने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि वो खासी बुलंद आवाज़ में बोलता था और इसकी आवाज़ कमरे से बाहर जा सकती थी। तो क्या मैं आज़ाद हूँ? वो जल्दी से उठकर बैठ गया। खामोश रहो, मैंने इसे झिड़क दिया। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम आज़ाद हैं या नहीं। हम अभी तक किसी जगह हैं। अगर यहाँ से सही सलामत निकल गए तो आज़ाद होंगे। और हाँ, मैंने कुछ सोच कर सख्त लहजे में कहा, अपने तौर पर फरार होने की कोशिश मत करना, वरना बेमौत मारे जाओगे। मैंने देखा तैमूर और सिकंदर दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। तैमूर ने खान की तलाशी लेने के बाद इसका रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले लिया था। मैं भी रिवॉल्वर संभाल कर इनके पीछे लपका। तैमूर ने बहुत एहतियात से बाहर झांका, फिर हम सबको बाहर आने का इशारा किया। वो एक तवील कॉरिडोर था, बल्कि इसे गली कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि जिस दरवाजे से हम बाहर निकले थे इसकी बिल्कुल सीध में कुछ फासले पर एक दरवाज़ा था। दाएं बाएं कोई दरवाज़ा नहीं था। आगे बढ़ने से पहले न जाने मुझे क्यों शुबा हुआ कि यहाँ कोई ऐसा सिस्टम न हो जिससे बाहर वालों को हमारी आमद की खबर मिल जाए। मैंने अपनी शुबे का इजहार तैमूर से भी किया। फिर सरगोशी में बोला, ऐसा कोई इंतज़ाम है भी तो हम क्या कर सकते हैं? बाहर तो हमें निकलना ही है, इसके लिए रिस्क तो मोल लेना ही पड़ेगा। जाहिर है हम सारी रात तो यहाँ खड़े नहीं रह सकते। मैंने हंस कर कहा, अब जो हो सो हो, बाहर तो यहाँ से निकलना ही है। आओ अब चले। मैंने अकबर का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ घसीटा। मुझे अकबर ही की तरफ से तशवीश थी। इसकी वजह से बना बनाया काम बिगड़ सकता था। हम लोग फूंक फूंक कर कदम रखते हुए दरवाजे तक पहुँच गए। दूसरी जानिब से कई अफराद के हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। शोकर पत्ते अच्छे हैं तो लगा ले रकम, वरना पत्ते फेंक दे, मेरे पास राउंड है। दूसरी आवाज़ सुनाई दी। ये कहते हुए शायद इसने नोट भी मेज़ पर फेंके थे। इस मामूली से राउंड पर इतना अकड़ रहे थे। पहली आवाज़ फिर सुनाई दी, मेरे पास गुलाम की ट्रेल है। मैंने सोचा कि यही मौका है, जीतने वाला नोट समेट रहा होगा और बाकी लोग भी इसकी तरफ मुतवज्जा होंगे। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो दरवाज़ा भी बाहर से बंद है। तैमूर ने सवालिया अंदाज में मुझे देखा। नज़ीर और सिकंदर भी उलझ कर रह गए। अकबर तो शायद हवास ही में नहीं था जो वो कुछ सोचता। मैंने चंद लम्हे सूरत हाल पर गौर किया, फिर एक ख़तरनाक रिस्क लेने का फ़ैसला किया। ये एक तरह का जुआ था, मगर बहरहाल यह जुआ खेले बगैर कोई चारा भी तो नहीं था। मैंने अंदर से दरवाजे पर दस्तक दी तो बाहर से इसी आदमी की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी जिसने अभी बाजी जीती थी। ओए ज़रा सब्र करो ए खानू, तेरी बारी भी आएगी। अभी तो मेरा सितारा ज़ोरों पर है। ठीक है यार, चला जाता हूँ खान की जगह। यह आवाज़ इस आदमी की थी जो बाजी हार गया था। बस जीतने वाले ने तमस्खरा मेज़ अंदाज में कहा, वो इतना ही माल था तेरे पास? हाँ, आज के लिए इतना ही था, इसने जवाब दिया। मैं खान को भेजता हूँ। फिर ताले में चाबी घूमने की आवाज़ आई। मैं और तैमूर दरवाजे से यूं लग कर खड़े हो गए कि दरवाज़ा खुलने की सूरत में बाहर से देखने वाले को नजर न आए। फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खुला और किसी की आवाज़ आई, आ जाए खान, तू भी किस्मत आजमा ली। ये कहता हुआ बोलने वाला अंदर आ गया। तैमूर ने झपट कर इसकी गर्दन दबोच ली और इसके मुंह पर सख्ती से हाथ जमा दिया ताकि कोई आवाज़ न निकाल सके। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। आने वाला अभी तक मबहूत सा हमें देख रहा था। मैं सवाल जवाब में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, इसलिए रिवॉल्वर का दस्ता मारकर इसे भी बेहोश कर दिया। फिर सिकंदर से कहा कि इसे भी खान के पास फेंकाओ, मगर फेंकने से पहले इसकी तलाशी ले लेना, ये भी मुसल्ले होगा। वो वाकई मुसल्ले था। इसकी जेब से भी .45 का रिवॉल्वर बरामद हुआ। चलो पत्ते बांटो यार। जीतने वाले ने बेसब्री का मुजाहिरा किया। इतनी जल्दी मत करो, किसी दूसरे ने कहा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारी ही जीत हो, ज़रा खान को भी आ जाने दो। मुझे तो लग रहा है कि खान शायद सो गया है, जब इतनी देर लग रही है, वरना वो तो बाहर आने को बेताब था। अब इनमें से कोई किसी वक्त भी अंदर आ सकता था। हमें यह भी
मालूम था कि बाहर अब सिर्फ 3 आदमी होंगे। इन पर काबू पाना कोई ऐसा मसला नहीं था, मगर ये भी तो हो सकता था कि इनके अलावा बंगले में मजीद आदमी हों। जफर ने इन लोगों को सिर्फ हमारी निगरानी पर मुकर्रर किया हो, बकिया लोग बंगले के दूसरे हिस्से में हों। बहरहाल ये वक्त मजीद सोच विचार का नहीं था। मैंने सिकंदर और तैमूर को पीछे आने का इशारा किया और खुद रिवॉल्वर लेकर अचानक बाहर निकल गया। वो तीनों फर्श पर आलती पालती मारी बैठे थे। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा, फिर इनमें से एक कहा जेब की तरफ बढ़ा तो मैंने गरज कर कहा, डोंट ट्राई टू मूव, तुम सब हाथ उठाओ और दीवार की तरफ होकर खड़े हो जाओ। वो तीनों हैरत से आंखें फाड़े देख रहे थे, जैसे मुझ जैसी मखलूक को ज़िंदगी में पहली बार देखा हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाकर खड़े हुए और दीवार की तरफ घूम गए। इन तीनों की तलाशी लो सिकंदर। सिकंदर ने आगे बढ़ के बारी बारी इन तीनों की तलाशी ली और इनकी जेबों से निकला हुआ सामान एक तरफ ढेर कर दिया। इन लोगों के पास रिवॉल्वर तो बरामद हुए ही, वोरीदार का एक खंजर भी बरामद हो गया। इसके अलावा चाबियाँ, रुमाल और पर्स थे जो नोटों से भरे हुए थे। खंजर तो तैमूर ने अपने पास रख लिया, बकिया रिवॉल्वर्स में से 2 नज़ीरे और एक सिकंदर को दे दिया। सिकंदर और नज़ीर ही ने इनके पर्स भी अपनी जेबों में ठोंस लिए। अब तुम लोग मेरी तरफ घूम जाओ, मैंने इन तीनों को हुक्म दिया। वो मशीनी अंदाज में मेरी तरफ घूम गए। इन तीनों के चेहरों पर बेबसी और गुस्से के आसार थे। इनके जिस्मों और चेहरों से अंदाज़ा हो रहा था कि उन्होंने अब तक मार धाड़ और कत्लो गारतगिरी के अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होगा। जफ़र कहाँ है? मैंने इनमें से एक को मुखातिब किया। इसका कद दरमियाना मगर जिस्म गैंडे की तरफ फैला हुआ था। सर के आधे से ज़्यादा बाल उड़ गए थे और नाक पर चोट का निशान था। वो यहाँ नहीं है, इसने जवाब दिया। मैंने आगे बढ़कर रिवॉल्वर की नाल इसके मुंह पर दे मारी। झूठ बोलेगा तो तेरे दूसरे साथियों की तरह तुझे भी मौत की नींद सुला दूंगा। जल्दी बता जफर कहाँ है? रिवॉल्वर की तरफ से इसके होंठ फट गए थे और सामने का एक दांत भी टूट गया था। अगर वो यहाँ हुए भी तो इन तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा, इसने खून थूकते हुए कहा। यह फालतू बातों में वक्त जाया कर रहा है। मैंने तैमूर से कहा, यह जिंदा रहना ही नहीं चाहता, इसे ठिकाने लगाओ, फिर मैं दूसरे से पूछगछ कर लूँ। तैमूर ने वही खंजर निकाल लिया जो इनमें से किसी एक के जेब से बरामद हुआ था। इस पे चमड़े का खोल था और इसमें ऐसे बंद लगे हुए थे कि इसे पिंडली के साथ बांधा जा सकता था। पहले मैं इसका एक कान काट कर इसे एक मौका और दूंगा। अगर इसने फिर भी जुबान न खोली तो मैं खंजर इसके सीने में पेवस्त कर दूंगा, तैमूर ने कहा। फिर इसका गिरेबान पकड़ कर इसे अपनी तरफ घसीट लिया। मेरी बात सुनो, तैमूर का शिकार खून थूकते हुए बोला। इस खंजर का जख्म बहुत मोहलिक होता है, जिसे एक बार लग जाए फिर वो जिंदा ही नहीं बचता, क्योंकि जेदी ने इसे इंतहाई मोहलक जहर में बुझाया हो। कौन जेदी? मैंने पूछा। मैं हूँ जेदी, इन तीनों में से एक बोला। तो फिर इब्तदा इसी से करो तैमूर, मैंने कहा। इसे खुद भी तो मालूम हो कि खंजर कितना जहरीला है और ये कितने दिन जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।